जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एग्जाम सूत्र पॉलिटी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस वीडियो में हम डीपीएसपी की परिभाषा, स्रोत, इनकी प्रकृति, इनका मुख्य उद्देश्य और इनके आर्टिकल और मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों में अंतर, ये पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो जो है डीपीएसपी की परिभाषा। तो इनकी परिभाषा क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व वे आदर्श और दिशा निर्देश हैं जिन्हें राज्य या सरकार को नीतियाँ और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो जो भी हमारी सरकार नीतियाँ बनाती है, कानून बनाती है, उन्हें बनाते समय डीपीएसपी जो है उन्हें ध्यान में रखकर ही नीतियाँ या कानून बनाने चाहिए। स्रोत, तो इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं या ग्रहण किए गए। इनकी प्रकृति या नेचर, ये गैरवाद योग्य हैं, यानी इनके उल्लंघन पर आप अदालत नहीं जा सकते, लेकिन ये शासन के मूलभूत आधार हैं। जैसा कि हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे, मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, उनके हनन पर, उल्लंघन पर हम कोर्ट जा सकते हैं, अदालत जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी जो है ये अवाद योग्य हैं या गैरवाद योग्य हैं, इनके उल्लंघन पर हम अदालत या कोर्ट नहीं जा सकते। इनका मुख्य उद्देश्य, तो डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला है समाज में समानता और न्याय स्थापित करना, दूसरा गरीबों और कमजोर वर्गों का उत्थान करना, तीसरा आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, चौथा भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना या वेलफेयर स्टेट बनाना। राज्य की अवधारणा, दो तरह के राज्य हैं, पुलिस राज्य और कल्याणकारी राज्य। पुलिस राज्य क्या होता है? यहाँ सरकार डंडे के बल पर शासन करती है और कई देशों में जो है इस प्रकार का शासन वर्तमान में प्रचलन में है। एक होता है कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट, यहाँ सरकार जनता के हितों के लिए कार्य करती है, जैसे हमारा देश भारत, ये एक कल्याणकारी राज्य है। यहाँ सरकार जनता की भलाई के लिए, जनता के हित के लिए, जनता के वेलफेयर के लिए कार्य करती है। अगला है नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। संविधान में इन्हें औपचारिक रूप से विभाजित नहीं किया गया है, लेकिन वैचारिक आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया, यानी कि डीपीएसपी को संविधान में जो है विभाजित नहीं किया गया, इनका संविधान में कोई वर्गीकरण नहीं है, लेकिन वैचारिक आधार पर इन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है समाजवादी सिद्धांत, तो अनुच्छेद 38, 39, 39 का, 41, 42, 43, 43 का, 47 में हमें समाजवादी सिद्धांत जो है वो दिखाई देते हैं। इसके बाद एक गांधीवादी सिद्धांत, तो अनुच्छेद 40, 43, 43 का, 46, 47, 48 में हमें गांधीवादी सिद्धांत जो है दिखाई देते हैं। इसके बाद उदार बौद्धिक सिद्धांत, तो अनुच्छेद 44, 45, 48, 48 का, 49, 50, 51 में हमें उदार बौद्धिक सिद्धांत दिखाई देते हैं। विस्तृत व्याख्या, आर्टिकल 36 से 51, तो जो डीपीएसपी है इनका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है और सभी आर्टिकल्स में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं। तो एक एक करके यहाँ पे हम सभी महत्वपूर्ण प्रावधान पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अनुच्छेद 36, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है और यह अनुच्छेद राज्य को परिभाषित करता है जो वही है जो अनुच्छेद 12 में दी गई है, यानी कि राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में वही है जो अनुच्छेद 12 में दी गई है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य किसे माना जाएगा? तो केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल और सभी स्थानीय प्राधिकारी जैसे न्यायपालिका, पंचायत आदि, ये सब राज्य की परिभाषा में आएंगे। अनुच्छेद 37 ये क्या कहता है? न्यायालय द्वारा लागू ना होना, यानी कि यह डीपीएसपी को अवाद योग्य बनाता है, स्पष्ट करता है कि ये सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, फिर भी शासन में ये मौलिक है। अनुच्छेद 38 ये क्या कहता है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि, यानी कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर लोक कल्याण को बढ़ावा देगा, आय, प्रतिष्ठा और अवसरों की असमानता को कम करेगा। यानी कि जो राज्य है वो जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए जो है लोक कल्याण को बढ़ावा देगा और आय, प्रतिष्ठा और अवसरों की असमानता को कम करेगा। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति तत्व, इसमें कई सारे सब जो है आर्टिकल दिए हुए हैं। तो इसमें पहला है 39A, ये क्या कहता है? सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 39B ये क्या कहता है? समुदाय के भौतिक संसाधनों का वितरण एवं स्वामित्व। अनुच्छेद
39C ये क्या कहता है? उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण। अनुच्छेद 39D ये क्या कहता है? पुरुष और महिला दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि दोनों को एक समान वेतन दिया जाएगा। 39A इसे बाद में जोड़ा गया है। गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय सुनिश्चित करना, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 40। ये क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का संगठन, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में शक्ति देगा। और इसी आर्टिकल की शक्ति का प्रयोग करते हुए 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया और भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और त्रिस्तरीय नगरीय निकाय व्यवस्था जो है लागू की गई है। इसके बाद है आर्टिकल 41। ये क्या कहता है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। तो कौन सी दशाएं हैं? बेरोजगारी है, बुढ़ापा है, बीमारी है। इन दशाओं में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार होगा। इसके बाद है अनुच्छेद 42। ये क्या कहता है? काम की न्याय संगत और मानवीय दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करना, ये सरकार के कर्तव्य हैं। इसके बाद है 43। श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। आर्टिकल 43A ये क्या कहता है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, और इसे कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसे जोड़ा गया है। अगला है 43B। ये क्या कहता है? सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा सरकार के द्वारा, और इसे 97वें संविधान संशोधन के द्वारा 2011 में जोड़ा गया है। इसके बाद है अनुच्छेद 44, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या दिया गया है? समान नागरिक संहिता या यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये क्या कहता है? पूरे देश में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना, यानी कि हमारे देश में दो तरह के कानून हैं, एक क्रिमिनल लॉ है और एक सिविल लॉ है। तो क्रिमिनल लॉ तो सभी पर जो है एक समान लागू होते हैं, लेकिन जो सिविल लॉ हैं वो एक समान लागू नहीं होते, और इसके तहत जो है सिविल लॉ जो है वो भी एक समान लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण नोट, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता वर्तमान में गोवा एवं उत्तराखंड राज्य में लागू है। गोवा में स्वतंत्रता पूर्व से ही समान नागरिक संहिता लागू है, यानी कि जब वहाँ पुर्तगालियों का शासन था तब से ही वहाँ पे ये लागू है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक और महत्वपूर्ण नोट है, उत्तराखंड आज़ादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। उत्तराखंड में इसे 27 जनवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर लागू किया गया था। हाल ही में 27 जनवरी 2026 को राज्य में प्रथम यूसीसी दिवस भी मनाया गया, यानी कि भारत में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है और इसने 27 जनवरी 2025 को यूसीसी लागू कर दिया। अगला आर्टिकल है 45। ये क्या कहता है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा की व्यवस्था, यानी कि राज्य जो है 6 से कम वर्ष आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अगला है आर्टिकल 46। ये क्या कहता है? SC, ST और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का संरक्षण, ये राज्य द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार, नशीली दवाओं और शराब पर प्रतिबंध का प्रयास जो है ये भी राज्य द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, यानी कि गायों और बछड़ों के वध पर रोक। अगला है आर्टिकल 48A, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पर्यावरण का संरक्षण और वन्यजीवों की रक्षा का प्रावधान है और इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में संविधान में जोड़ा गया। अगला है आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण। तो इसके तहत जो है सरकार का ये दायित्व है या राज्य का ये दायित्व है कि जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थल हैं, उनका संरक्षण करें। अनुच्छेद 50 बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अगला है आर्टिकल 51। ये क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, और इसी के आधार पर जो पंचशील समझौता है वो किया गया है। इसी के आधार पर जो है भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो है मेंबर बना है, सदस्य बना है। इसके मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में अंतर, तो क्या अंतर है? तो पहला है संवैधानिक प्रावधान। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है, और संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी का वर्णन है। इनकी प्रकृति या उद्देश्य क्या है?
तो जो मौलिक अधिकार है यह व्यक्तियों को दिया गया अधिकार है, और डीपीएसपी जो है यह राज्यों को सौंपे गए दायित्व है जिससे सुशासन और लोक कल्याण सुनिश्चित हो सके। प्रवर्तनीय, तो जो मौलिक अधिकार है ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, यानी कि वाद योग्य है, इनके उल्लंघन पर या हनन पर हम कोर्ट जा सकते हैं। और डीपीएसपी ये अप्रवर्तनीय है, ये अवाद योग्य हैं, इनके उल्लंघन पर हम कोर्ट न्यायालय नहीं जा सकते। लोकतंत्र का स्वरूप, तो मौलिक अधिकारों की बात करें तो इनमें राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है, जबकि डीपीएसपी की बात करें तो इनमें सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। कार्यप्रणाली, मौलिक अधिकार जो हैं अगर इनकी बात करें तो इनका स्वरूप सामान्यतः नकारात्मक है, यानी कि राज्य को कुछ करने से रोकना, जबकि हम डीपीएसपी की बात करें तो इनका स्वरूप सकारात्मक है, राज्य को कुछ निर्देश देना। इनकी सीमाएं, मौलिक अधिकार जो हैं इनके क्रियान्वयन पर अनेक युक्तियुक्त सीमाएं हैं, और डीपीएसपी की बात करें तो इन पर कोई सीमाएं नहीं है। कानूनी संरक्षण, मौलिक अधिकार की बात करें तो इन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय, यदि इनका हनन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। और डीपीएसपी की बात करें तो इन्हें लागू करना नैतिकता पर आधारित है व इसे कोई विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं है, यानी कि जो है अगर इन्हें लागू नहीं किया जाता तो हम कोर्ट नहीं जा सकते, या इनका हनन होता है तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। निलंबन, मौलिक अधिकार की बात करें तो इनका निलंबन विशेष प्रक्रिया द्वारा अनुच्छेद 358 और 359 के आधार पर होता है। और डीपीएसपी की बात करें तो ये तब तक स्वतः निलंबित माने जाते हैं जब तक इन्हें लागू ना किया जाए। धन्यवाद साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और हमें अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव दे सकते हैं।